हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए स्पेशल पीजीटी जूलॉजी क्लास चल रहा था, जिसमें कि एनिमल किंगडम के यूनिट में हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेट्स और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, इन सभी को क्वेश्चन आंसर और थ्योरी के साथ पूरे डिटेल में कवर कर लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं फाइलम एस्केलमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलम एस्केलमेंट्स, इसका एक और नाम है फाइलम नेमेटोहेलमिन्थेस। ठीक है, क्लियर है? तो फाइलम एस्केलमेंट्स कहें या फाइलम नेमेटोहेलमिन्थेस, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है। द बॉडी ऑफ एस्केलमेंट्स इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वॉर्म्स। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस को कॉमनली फ्लैटवर्म्स कहा जाता था, क्योंकि इसका बॉडी चपटे आकार का होता था, डॉर्सली फ्लैटन बॉडी होता था। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ फाइलम एस्केलमेंट्स को कॉमनली राउंडवर्म्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है उसका क्रॉस सेक्शन गोल होता है। ठीक है, यानी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होने के कारण इन्हें राउंडवर्म्स कहा जाता है। हिंदी में कहें तो गोल कृमि नेमेटोड कहते हैं इसको। क्लियर है? दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये जो होते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, पानी में भी पाए जा सकते हैं, जमीन पे भी पाए जा सकते हैं, या परजीवी यानी पैरासिटिक भी हो सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, मतलब हर तरह के इन्वायरमेंट में ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दैट मीन्स सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यानी इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी डेवलप्ड और विकसित होता है। ठीक है, तभी तो इसमें सिर्फ ऑर्गन तक ही नहीं बल्कि ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री होता है इसमें। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इन सभी टर्म्स के बारे में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। क्लियर है? आगे देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। मतलब इसमें जो गट होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। पूर्ण विकसित एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, जिसमें कि मस्कुलर फेरिंग्स भी मौजूद होता है। हम ह्यूमंस में, आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ यानी बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस पर जाकर खत्म होता है। राइट? ये देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बकल कैविटी से जुड़ा हुआ है ये फेरिंग्स, जो कि बेसिकली एक कॉमन पैसेज के रूप में काम करता है फॉर फूड एंड एयर। मतलब इससे जो है भोजन और हवा, ठीक है, दोनों फेरिंग से होकर गुजरती है। क्लियर है? और इसके बाद इसके नीचे जाने के बाद जो है भोजन ईसोफिगस पाइप, यानी ये जो फूड पाइप है, इसमें भोजन चला जाता है, और जबकि हवा जो है वो ट्रैकिया यानी विंड पाइप में चला जाता है। और दोनों मिक्सअप ना हो इसलिए यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। क्लियर है? यहाँ पर फाइलम एस्केलमेंट्स में फेरिंग्स का क्या काम होता है? तो ये फेरिंग्स जो है फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करता है और इसको इंटेस्टाइन में मूव करने में मददगार साबित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, an excretory tube removes body wastes
फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, अब इसमें ना केवल डाइजेस्टिव सिस्टम बल्कि एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छा खासा डेवलप्ड होता है, तभी तो इसमें एक्सक्रीटरी पोर के साथ साथ पूरा का पूरा एक एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होता है, और इस ट्यूब की मदद से जो है बॉडी में पड़े वेस्ट्स को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो देख रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है फाइलम नेमाटोड्स में। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस फाइलम हम लोगों ने पोडीफेरा, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेट्स, प्लेटीहेलमिन्थेस इन सबको देखा था। इन सभी में डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कुछ था ही नहीं, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा कुछ भी था, बल्कि उसमें तो सिंगल ओपनिंग होता था, वही माउथ और एनस के रूप में काम करता था। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एक अलग तरह का वेल डेवलप्ड सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डायशियस होता है, मतलब मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। साइजेस की बात किया जाए तो जो फीमेल होती हैं वो लंबी होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, ऐसा हम डायग्राम में भी देख रहे हैं। यहाँ पे फिगर 4.10 में जो एग्जांपल है एस्केलमिन्थ्स का, उसमें मेल जो है और फीमेल को देखो तो फीमेल जो है वो लॉन्गर इन साइज है एज कम्पेयर टू मेल, राइट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें इंटरनल होता है, यानी इनसाइड द बॉडी होता है, एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब इसमें लार्वल स्टेजेस हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, क्लियर है। और जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट को रिजेंबल करते हैं, मतलब इनके जो बच्चे होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें जो है ये एडल्ट को रिजेंबल करते हैं। ठीक है, मतलब देखने में हूबहू एक से होते हैं, क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में आता है एस्केरिस, दैट इज राउंड वर्म, जो कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फाइलम एस्केलमिन्थ्स का। वुडचेडेरिया, दैट इज फाइलेरिया वर्म। ठीक है, एंक्लियोस्टोमा, दैट इज हुक वर्म। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं और एस्केरिस के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो फाइलम नेमाटोहेलमिन्थेस। ठीक है, मैंने कहा था ना कि इसका दो नाम है, नेमाटोहेलमिन्थेस या फिर एस्केलमिन्थ्स। ग्रीक में नेमाटो का मतलब होता है थ्रेड और हेलमिन्थ्स का मतलब होता है वर्म। तो ये जो है देखने में काफ़ी थ्रेड लाइक वर्म लगते हैं, और चूंकि राउंड क्रॉस सेक्शन होता है इसीलिए राउंड वर्म्स कहा जाता है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये हमने देख ही लिया है। स्यूडोसिलोमेट होता है, यानी फॉल्स सिलोम होता है। फॉल्स सिलोम में भी ब्लास्टोसील नामक बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी एम्ब्रॉयनिक ब्लास्टोसील से ये फॉल्स सिलोम डेवलप होता है, क्लियर है। तो याद रखना कि फॉल्स सिलोम यानी स्यूडोसिलोम जो है वो किस फाइलम में पाया जाता है, तो फाइलम एस्केलमिन्थ्स और नेमाटोहेलमिन्थेस। ठीक है, और ये स्यूडोसिलोम जो है वो डेवलप करता है एम्ब्रॉयनिक ब्लास्टोसील से, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब देखो ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब दो ट्यूब्स या ओपनिंग्स का होना। एक ओपनिंग से फूड की एंट्री होती है माउथ के थ्रू, और दूसरे ओपनिंग से वेस्ट्स का एग्जिट होता है एनस के थ्रू। दैट मीन्स देयर आर टू ओपनिंग्स, वन इज फॉर ingestion of food through mouth and the other is for excretion through anus। ठीक है, और इस तरह का ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो होता है वो हायर एनिमल्स में पाया जाता है, नेमाटोड से लेके कॉर्डेट्स तक, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी राउंड इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसी कारण से तो इसे राउंड वर्म्स कहा जाता है। एंड कवर्ड बाय लेयर्ड क्यूटिकल, और इसका बॉडी जो है वो क्यूटिकल के कवरिंग से
ढका हुआ रहता है ताकि होस्ट का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंसाइटियल और सेलुलर एपिडर्मिस, जो कि सीलिया के बिना रहता है, यानी इसके बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट नहीं रहता है। बॉडी वॉल हैज ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इसके जो बॉडी वॉल होते हैं उसमें केवल लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ मसल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो कितना ज़्यादा हाईली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है इनमें। मांसपेशियां भी हैं, पाचन तंत्र भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है बॉडी वेस्ट्स को बाहर निकालने के लिए, लेकिन रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट, मतलब श्वसन और परिवहन तंत्र इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 1 or 2 रेनेट सेल्स। क्लियर है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हाँ, इसमें नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, जिसमें कि कुछ नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होता है, जिन्हें एम्फिड्स और फैस्मिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने पहले ही देख रखा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं और ये यूनिसेक्सुअल यानी डायशियस होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं विथ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, यानी बोथ सेक्सेस आर सेपरेट। एग्स में शेल की कवरिंग होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लीवेज भी देखने को मिलता है, जो कि डिटर्मिनेट और स्पाइरल टाइप का क्लीवेज होता है इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, यानी भ्रूण के विकास में जो है हायर वर्टिब्रेट्स की तरह क्लीवेज देखने को मिलता है। ये जो राउंडवॉर्म्स होते हैं वो फ्री लिविंग, पैरासिटिक, एक्वेटिक हर तरीके के रूप से पाए जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 तरह के क्लासेस होते हैं। पहला क्लास है रैप्डिटिया, इसमें बोथ फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म्स पाए जाते हैं और इसी के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल रूप से पढ़ना भी है। क्वेश्चंस भी अक्सर इसी क्लास से जुड़े हुए आते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है एस्करिस, एंक्लियोस्टोमा, वुचेरेरिया, ड्रैकुनकुलस, लोआ, रैप्डाइटिस एक्सेट्रा। जबकि नेक्स्ट क्लास है इनोप्लिया, इसका एग्जाम्पल है ट्राइचुरिस। ठीक है, इसके ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एस्करीज, जिसको कॉमन राउंडवॉर्म कहा जाता है। एस्करीज लम्बरिकॉइड्स, ये ह्यूमन में होने वाला सबसे लार्जेस्ट राउंडवॉर्म होता है, जो कि बिलोंग करता है क्लास रैप्डाइटिया से और फाइलम है नेमाटोहेलमिन्थिस। एस्करीज इज द मोस्ट कॉमन एंडोपैरासाइट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। दरअसल इससे एक बीमारी होती है जिसको एस्केरिसिस कहा जाता है और ये इंसान के छोटी आंत में पाया जाने वाला सबसे कॉमन परजीवी है, एंडोपैरासाइट है, जो कि एस्केरिसिस नामक बीमारी कॉज करता है और ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में, यानी छोटे बच्चों में एस्करीज का इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है एज कंपेयर टू द एडल्ट्स। यह बीमारी मुख्य रूप से मिट्टी से फैलने वाला संक्रमण है और यह संक्रमण दूषित मिट्टी या दूषित भोजन के सेवन से भी होता है। एस्केरिसिस से पीड़ित व्यक्ति के मल में अंडे निकलते हैं और उसके बाद उसका इन्फेक्शन हो जाता है। हम अभी लाइफ साइकिल इसका देखने वाले हैं। एस्केरिस की बॉडी की बात करें तो ये इलोंगेटेड होता है, अनसेगमेंटेड होता है, सिलिंड्रिकल विथ टेपरिंग एंड, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, लंबा बिना किसी सेगमेंट का, सिलिंड्रिकल है और टेपरिंग एंड्स है कि नहीं, राउंड क्रॉस सेक्शन है। मेल इज स्मॉलर। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेल इज
स्मॉलर इन साइज देन फीमेल विथ कर्व्ड ट्रेल। ठीक है, मेल एस्करीज का टेल जो है पूंछ मतलब ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और फीमेल में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेल में 2 कॉपुलेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं जिसको पीनल सीटे कहा जाता है, जो कि रिप्रोडक्शन में काम आता है, और एक क्लोएका होता है जो कि एक्सक्रीशन में बॉडी वेस्ट्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। माउथ बोथ इन मेल एंड फीमेल इज टर्मिनल, ट्राइरेडिएट, सराउंडेड बाय 3 डेंटिकुलेट लिप्स। ठीक है, दोनों मेल और फीमेल की बात करें तो दोनों का जो मुंह होता है वो टर्मिनल होता है और 3 डेंटिकुलेट लिप्स होते हैं इसमें। ये देखो कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम है डेंटिकुलेट लिप्स का। ठीक है, 3 है और माउथ जो है वो लिप्स से बाउंडेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ अपर्चर्स इन मेल एंड फीमेल एस्करीज इज 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब टोटल जो ओपनिंग्स होते हैं मेल एस्करीज में वो 3 ओपनिंग्स होते हैं। ये देखो मेल में 3 ओपनिंग्स कौन कौन से हैं। एक तो माउथ हो गया बाउंडेड बाय लिप्स, दूसरा एक्सक्रीटरी पोर हो गया और तीसरा क्लोइकल अपर्चर हो गया। जबकि इस लंबे वाले फीमेल में 4 अपर्चर्स यानी 4 ओपनिंग्स रहते हैं। पहला हो गया माउथ, दूसरा हो गया एक्सक्रीटरी पोर, तीसरा हो गया गोनोपोर, ठीक है, जो बीच में दिख रहा है गोनोपोर, और चौथा हो गया एनस। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूटिकल प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑफ पैरासाइट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड ऑल्सो इज रेसिस्टेंट टू एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। हमने बताया था कि इसका जो बॉडी वॉल होता है वो क्यूटिकल से कवर्ड रहता है ताकि होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से इसको प्रोटेक्शन मिल सके और ये अपने आप को किसी मैकेनिकल इंजरी से भी बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट है द एपिडर्मिस ऑफ एस्करीज इज सिनसाइटियल और सिनोसाइटिक विथ स्कैटर्ड न्यूक्लिया एंड विदाउट पार्टीशन वॉल्स। कह रहा है कि एस्करीज का जो एपिडर्मिस होता है वो सिनसाइटियल होता है यानी सिनोसाइटिक होता है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं बिना किसी पार्टीशन वॉल्स के। ठीक है, नेक्स्ट है द बॉडी कैविटी ऑफ एस्करीज इज सीडोसिल। हमने बताया था कि बॉडी कैविटी जो होता है एस्करीज का फॉल्स सिलोम से बना हुआ रहता है, वो भी ब्लास्टोसील से डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट प्रेजेंट होता है जिसमें माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस ये सब भी पूरा तरह से मौजूद रहता है। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स डू नॉट अकर इन एस्करीज। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता है लेकिन इसमें हायर वर्टिब्रेट्स की तरह सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट है। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम में ही सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, है कि नहीं। पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया, सब मैग्जिलरी ग्लैंड हो गया, लेकिन इस तरह के कोई भी ग्लैंड्स एस्करीज में मौजूद नहीं होते। रिजर्व फूड की बात करें तो रिजर्व फूड इसमें ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, पहले ही बता दिया है, लेकिन रेस्पिरेशन इसमें एनारोबिक होता है यानी विदाउट ऑक्सीजन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एच शेप्ड होता है और हमने पहले भी पढ़ा है कि इसमें सिंगल एक्सक्रीटरी सेल या रेनेट सेल अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो अमोनिया और यूरिया होता है। नेक्स्ट है मेल ऑर्गन्स आर अनपेयर्ड टेस्टिस। ठीक है, वास्ट डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, क्लोइका एंड पीनल सीटे। मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन्स मेल एस्करीज में मौजूद होते हैं। और नोट करने वाला बात यह है कि इसमें टेस्टिस सिंगल होता है, दैट मीन्स मेल एस्करीज जो होते हैं वो मोनोडेल्फिक होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही टेस्टिस इसमें अवेलेबल होता है और वो भी टेस्टिस का केवल एंटीरियर भाग ही फंक्शनल होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इनका टेस्टिस जो है टीलोगोनिक है।
ठीक है, मतलब मेल एस्क्रीज के टेस्टिस से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। एक है मोनोडेल्फिक और दूसरा है टीलोगोनिक। मोनोडेल्फिक मतलब सिंगल टेस्टिस, टीलोगोनिक मतलब केवल एंटीरियर पार्ट जो है वो फंक्शनल है। और एक तीसरा पॉइंट याद रखने वाली बात यह है कि एस्क्रीज का स्पर्म जो होता है वो काफ़ी पिकुलियर होता है, क्योंकि ये टेललेस होता है, बिना किसी टेल का, बिना किसी फ्लैजिलम का, ये अमीबॉइडल शेप का होता है। तो ये नोटवर्दी पॉइंट है, याद रखना है कि एस्क्रीज का जो स्पर्म होता है वो बिना किसी टेल का होता है, ठीक है, टेललेस होता है, विदाउट फ्लैजिलम होता है और अमीबॉइडल शेप का होता है। जबकि वहीं फीमेल एस्क्रीज की बात करें तो इनमें एक जोड़े ओवरीज होते हैं, ठीक है, मतलब पेयर्ड ओवरीज होते हैं, दो ओवरी होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे कि ओविडक्ट्स, यूटेराई, विजाइना, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि फीमेल एस्क्रीज जो होता है वो डाइडेल्फिक होता है, मतलब दो ओवरीज इसमें प्रेजेंट होते हैं। एग्स जो हैं वो यूटेराई यानी यूट्रस के लोअर पार्ट में ही फर्टिलाइज होते हैं। हमने बताया था कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। फर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ एस्क्रीज पास आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट थ्रू फीकल मैटर, ठीक है। एस्क्रीज के जो फर्टिलाइज्ड अंडे होते हैं वो होस्ट के मल के थ्रू बॉडी के बाहर पास आउट किए जाते हैं और इसी से इन्फेक्शन होता है जब कोई बच्चा या इंसान उस दूषित मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है एस्क्रीज इज मोनोजेनेटिक, ठीक है। मोनोजेनेटिक का मतलब है कि इसमें सिंगल होस्ट मौजूद होते हैं और इसका लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट होता है, कोई इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट इसके डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। एग इज मैमिलेटेड, ओवल इन शेप विथ 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, ठीक है। इसका एग जो है वो ओवल शेप का होता है, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। चलो इसका डायग्राम देख लें। ये देखो, ये मैमिलेटेड एग का डायग्राम है एस्क्रीज का। इसमें 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन कौन से हैं? बाहरी वाला जो प्रोटीन लेयर है, फिर मिडिल वाला जो काइटिनस शेल है और फिर अंदर वाला जो लिपॉइड या ग्लाइकोसिड्स मेम्ब्रेन है। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली आउटसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन होस्ट, मतलब ह्यूमन के बॉडी के बाहरी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, वो भी मिट्टी में, क्योंकि इसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी लो टेम्परेचर, ज़्यादा ऑक्सीजन और सूटेबल नमी की आवश्यकता होती है। अब देखो इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो एडल्ट फीमेल और एडल्ट मेल, ठीक है, क्या होता है? तो फीमेल ओवा प्रोड्यूस करती है और मेल अपना मेल गेमीट यानी स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ओवम और स्पर्म दोनों जाके जब फ्यूज होता है तो फर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप करते हैं और ये फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो होस्ट के मल यानी फीसेस से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद उनमें स्पाइरल डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। उसके बाद ये जाइगोट जो है वो फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल में डेवलप करता है, जिसको कि रैपिडिटी फॉर्म लार्वा कहा जाता है और यही इसका फर्स्ट मोल्ट स्टेज है। टोटल 4 मोल्ट्स होते हैं एस्क्रीज के लाइफ साइकिल में। अब देखो मोल्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये स्टेजेस होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में और ये वेरी करता है फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, ठीक है। जैसे कि आम भाषा में कहें तो स्नेक्स में जो केंचुए वो छोड़ते हैं, ठीक है, उसी को मोल्टिंग कहा जाता है। कोई कोई जानवर या जीव अपने फेदर्स को गिराते हैं यानी रोएं छोड़ते हैं, ठीक है, तो उस रोआ छोड़ना को मोल्टिंग कहा जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे जीव का जाइगोट से विकास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है तो वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ मोल्टिंग से होकर गुजरता है और फिर फाइनल मोल्ट
के बाद जो है वो एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से कहें तो जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के दौरान जो अलग अलग स्टेजेस से होके वो गुजरता है और उसके बाद वो एडल्ट में परिवर्तित होता है, तो उन्हीं बीच के स्टेजेस को मोल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस्करीज के लाइफ साइकिल में इसका पहला मोल्ड जो है वो रैपिडिटी-फॉर्म लार्वा होता है और जाइगोट जो है वो 10 से 14 दिन के भीतर में अपने पहले मोल्ड यानी फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल में रैपिडिटी-फॉर्म लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो स्टेज है ये इसका इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है, क्योंकि ये जो इसका पहला मोल्ड है वो एग के अंदर ही डेवलप होता है। इसके बाद जो इसका सेकेंड स्टेज होता है जुवेनाइल यानी सेकेंड स्टेज रैपिडिटी-फॉर्म लार्वा जो होता है वो इन्फेक्टिव होता है। ये देखो क्या कह रहा है कि जाइगोट विल बी डेवलप्ड इनटू अ जुवेनाइल फर्स्ट स्टेज within 10 to 14 days. The larva is called rhabditoid or rhabditiform for its close resemblance with rhabditis. ठीक है, larva of first stage is not infective. ठीक है, पहला स्टेज का लार्वा इन्फेक्टिव नहीं होता है and it completes first molt within egg और अंडे के अंदर ही इसका पहला मोल्ड कंप्लीट होता है and becomes second stage rhabditiform larva which is infective. ठीक है, मतलब इसके सेकेंड स्टेज का जो इन्फेक्शन होता है वो दूषित भोजन और पानी से होता है या दूषित मिट्टी से भी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो इसका सेकेंड स्टेज जुवेनाइल है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है वो एम्ब्रियोनेटेड एग में चेंज हो रहा है और इसको स्वैलोड मतलब दूषित भोजन के द्वारा जो है ह्यूमन होस्ट के बॉडी में ये एंट्री ले रहा है और अब ह्यूमन के इंटेस्टाइन में वो चला जाएगा और वहां पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, the embryonated eggs pass into the intestine of man and second stage larva hatches out from the eggs in the duodenum. मतलब अब ये जो अंडे थे वो इंसान के आंत में चला गया अपने सेकेंड स्टेज इन्फेक्शन के थ्रू और उसके बाद आंत में जो है वो उसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया एग से बाहर निकलने के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि अब इंटेस्टाइन में जाने के बाद पहुंचने के बाद एस्करीज का 3 तरह का माइग्रेशन देखने को मिलता है, प्राइमरी माइग्रेशन, सेकेंडरी माइग्रेशन और एबरेंट माइग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है प्राइमरी माइग्रेशन में, सबसे पहले ये जो एस्करीज का लार्वा है वो इंटेस्टाइन के वॉल से, ठीक है, मतलब आंत से निकल के हेपेटिक पोर्टल के थ्रू जो है लिवर में जाता है, लिवर से फिर हेपेटिक वेन के थ्रू हार्ट में पहुंचता है और फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचता है। ठीक है, तो आंत से लिवर में गया, लिवर से हार्ट में गया, हार्ट से फेफड़ा में गया। ठीक है, ये देख रहे हो किस तरह से इसका पाथ ऑफ माइग्रेशन चल रहा है, लिवर, हेपेटिक वेन, पोस्टीरियर वेना कवा, राइट ऑरिकल हार्ट, हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। ठीक है, अब लंग्स में पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, थर्ड स्टेज जुवेनाइल यानी इसका सेकेंड मोल्ट लंग्स में हो रहा है। ठीक है, और फिर सेकेंड मोल्ट से थर्ड मोल्ट भी इसका फेफड़ा में ही कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी थर्ड स्टेज जुवेनाइल और फोर्थ स्टेज जुवेनाइल ये दोनों स्टेजेस जो है एस्करीज का वो इंसान यानी आदमी का, ह्यूमन का लंग्स में ही इसका कंप्लीट होने वाला है। तो क्या कहना है, इन लंग्स larva completes its second and third molting becomes third and fourth stage larva। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंडरी माइग्रेशन शुरू होता है जो कि वापस लंग से, फेफड़ा से ये जो है आंत की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इज फ्रॉम लंग्स बैक टू इंटेस्टाइन, लंग से ब्रोंकाई, ट्रैकिया, फेरिंग्स, गलेट होते हुए ईसोफेगस में पहुंचा और इस ईसोफेगस से पेट में, स्टमक में और स्टमक से फिर इंटेस्टाइन यानी आंत में वापस आ गया। ठीक है, तो ये इसका सेकेंडरी माइग्रेशन है। ठीक है, आंत से गया लंग्स, फेफड़ा में और फिर प्राइमरी माइग्रेशन में और फिर सेकेंडरी माइग्रेशन में फेफड़ा से वापस आंत में आ गया। क्लियर है, ये देखो कुछ इस तरह से। क्लियर है, देख रहे हो किस तरह से ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, फेरिंग्स होते हुए गलेट को पास करते हुए ईसोफेगस, स्टमक में पहुंचा और बैक टू इंटेस्टाइन जहां पे इसका फोर्थ मोल्ट कंप्लीट होता है
और अब ये एडल्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 मोल्टिंग होते हैं इसके लाइफ साइकिल में। जाइगोट से लेके एडल्ट तक चेंज होने के बीच ये 4 स्टेजेस से होके गुजरता है, मोल्टिंग स्टेजेस से। क्लियर है? जिसमें कि प्राइमरी माइग्रेशन करता है, सेकेंडरी माइग्रेशन करता है और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में ये अपना 4th और फाइनल मोल्टिंग कंप्लीट करता है, जो कि एसेंशियल होता है टू द वर्म्स सर्वाइवल। ठीक है, मतलब इस राउंड वर्म के जीवित रहने के लिए इसका फाइनल मोल्टिंग स्टेज तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद ही ये सेक्सुअली रूप से मेच्योर हो पाएगा और तो उसके बाद रिप्रोड्यूस कर पाएगा और अपने यंग वंस को जन्म दे पाएगा। क्लियर है? और तीसरा जो माइग्रेशन था, एबरेंट माइग्रेशन, वो कब होता है? तो देखो, तीसरा जो एबरेंट माइग्रेशन है वो फेफड़ा से स्प्लिन, लिवर, लिम्फ नोड्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आईज, इन सभी तक है। और इस माइग्रेशन से जो है एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, एक तरह का स्वेलिंग सूज जाता है बॉडी में अलग अलग पार्ट्स, और पता चलता है कि बॉडी में जो है एस्करिस का इन्फेक्शन है। ठीक है, और इसका जो लाइफ साइकिल होता है, एस्करिस का लाइफ स्पैन होस्ट के बॉडी में वो करीब 9 से 12 महीने तक चलता है, और इससे जो बीमारी होती है उसे एस्केरिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये था मुख्य रूप से हमें पढ़ना। ठीक है, अब और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये देख लो कि फाइलम नेमाटोहेलमिन्थेस में ये जो 2 क्लासेस हमने देखा था क्लासिफिकेशन में, क्लास रैप्डिटिया और क्लास इनोप्लिया, इसमें कौन कौन से और मेंबर्स शामिल हैं। तो पहला एस्करीज है, कॉमन राउंडवर्म, अभी जिसके बारे में हमने देखा। फिर है एंक्लियोस्टोमा, जिसको कॉमनली हुकवर्म के नाम से जानते हैं। फिर है एंट्रोबियस, जिसको कॉमनली पिनवर्म या सीटवर्म के नाम से जानते हैं। फिर है वुचरेरिया, जिसे फाइलेरियल वर्म कहा जाता है। ठीक है, जो कि फाइलेरिसिस यानी एलिफेंटियासिस कॉज करता है। ठीक है, हाथी जैसा पैर जो हो जाता है जिसके इन्फेक्शन से। फिर है ड्रैकुनकुलस, जिसको ग्यूनिया वर्म कहते हैं। लोआ लोआ, जिसको आई वर्म कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ कॉमन नेम्स हैं इन सभी राउंडवर्म्स के। ठीक है, फिर है दूसरा क्लास इनोप्लिया, जिसमें ट्राइचुरिस हमने देखा था, इसका कॉमन नाम है व्हिप वर्म। क्लियर? ये देखो कुछ डायग्राम्स हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के राउंडवर्म्स के, जो कि ह्यूमन को होस्ट के रूप में पैरासिटाइज करते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरह के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। ठीक है, बस आप लोग देख लो। तो यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है फाइलम एस्केलमिन्थ्स और नेमाटोहेलमिन्थ्स का थ्योरी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से फोकस के साथ पढ़ाई करते रहिए बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।